हाँ भाई, राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग, प्रणाम सबको, नमस्ते, नमस्कार। आज जो है अपने 2100 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसकी दूसरी क्लास रहेगी। शिक्षण विधियों में रीति विज्ञान या जिसको अपन शिक्षण विधियां कह सकते हैं उनका जो रहेगा वो दूसरी क्लास रहेगी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस बार शिक्षण विधियों का नाम रीति विज्ञान क्यों दिया है, क्या अंतर है रीति विज्ञान और शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियों का अप्लाइड रूप जो होता है वो रीति विज्ञान कहलाता है। तो आपके इस बार जो प्रश्न आएंगे वो अप्लाइड टाइप के प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हैं। आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों से आपसे टकराने वाला हूं या ऐसे ही प्रश्न आपको बहुत दिमाग लगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी गति तेज रहेगी और प्रश्न थोड़े मुश्किल है। इनके आंसर ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न, ये रीति विज्ञान है ना, शिक्षण विधियां नहीं है, ये रीति विज्ञान है। तो रीति विज्ञान क्या होती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी की आप 8 बजे क्लास देख ही रहे होंगे, उसमें भी आज 40 मिनट में क्लास खत्म हो गई थी। इधर शैक्षिक परिदृश्य वाली तो आज 30 मिनट पहले ही खत्म हो गई थी, 27-28 मिनट में खत्म हो गई थी। ये ऐसे ही होगी क्योंकि धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ेगी, समय वैसे ही कम हो जाएगा, आपके समय का यूज होना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा गोल है कि आपका कम समय में आप अधिक नॉलेज जो है ग्रहण कर सको। तो बढ़िया तैयारी के साथ में आप रहिएगा। चलिएगा, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये रहा दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। आपको यह बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं कह सकते हो। आपका जो फॉर्मेटिव यानी कि एफए जो होता है वो आप नहीं कह सकते हो। जैसे परियोजना बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, ये रचनात्मक कार्य है क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन में आप परियोजना नहीं बना सकते। अवलोकन करना या ऑब्जर्वेशन करना, बिल्कुल आप किसी चीज को देख करके बताइए कि आपको ये चीज कैसी लगती है, बिल्कुल एफए है ना। छात्रों का योगात्मक क्रम निर्धारण करना, क्रम निर्धारण करने के लिए तो फिर तो आपको योगात्मक मूल्यांकन लेना पड़ेगा, रचनात्मक मूल्यांकन से काम नहीं चलेगा। खुले अंत वाले प्रश्न, बिल्कुल यहां पे भी रचनात्मक कार्य आपको दिख रहा है कि आप खुल करके अपने अभिव्यक्ति को लिख सकते हो। यानी कि रचनात्मक का मतलब जहां पे आपको कुछ क्रिएटिविटी आप कर सक रहे हो, लेकिन क्रम निर्धारण में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सक रहे हो। यहां पे जो भी करेगा शिक्षक करेगा, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पे अपन कह सकते हैं दोस्तों, छात्रों की योग्यता का क्रम निर्धारण करना यानी कि रैंकिंग देने का जो काम है वो रचनात्मकता के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना, अवलोकन और खुले अंत वाले प्रश्न रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएंगे। क्लियर? चलिएगा, दूसरा प्रश्न आज की क्लास का क्या कहता है आपको। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की प्रविधि को, शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यह प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि एक क्लास में बच्चों को कहा गया, शिक्षार्थियों को कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। भाई क्या कहा गया इनको कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में एक कार्यविधि की शिल्प आकृतियों को क्या करना है दोस्तों, संयोजित करना है। तो आपको यहां पे एक चीज ये बतानी है दोस्तों कि संयोजित करना है, यह एक किस प्रकार की गतिविधि है, यह किस प्रकार की गतिविधि है दोस्तों। क्या यह पोर्टफोलियो की समझ है? नहीं है। बोल पोर्टफोलियो की समझ हो ही नहीं सकती, वो तो एक निश्चित अवधि में आपने कितना प्राप्त किया है वो लिखना है। निबंध की समझ, कि आप शिक्षक ये पता लगाना चाहता है कि बालक निबंध को लिखना आता है या नहीं आता है, या कोई संवैधानिक रिकॉर्ड या समस्या समाधान का आकलन। भैया तो चारों नहीं है, ये ऑप्शन कैसे डाल दिया। पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, निबंधात्मक भी नहीं होगा, संवैधानिक भी नहीं दोस्तों। ये घटनावृत्त अभिलेख, भाई इसको क्या कहेंगे अपन, घटनावृत्त अभिलेख, कि बालक अपने समाज की घटनाओं को किस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि को आप कैसे लिख सकते हो, उस दृष्टि को बालक कैसे लिखेगा, इस गतिविधि का पता लगाने के लिए इस प्रकार की गतिविधि करवाई जा रही है। तो ये घटनावृत्त अभिलेख कहलाएगा। बालक घटनाओं के आधार पर जो है शिल्प आकृतियों को संयोजित करेगा। तो यहां पे घटनावृत्त अभिलेख आंसर सही होगा, ये नहीं होगा, है ना, सही आंसर ही है। लीजिएगा अगला प्रश्न, मैं कह रहा हूं दिमाग लगा करके पढ़िएगा, ये मंद बुद्धि या धीमी गति वाले बालकों के लिए नहीं है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय की लड़कियों को वरीयता देता है। यह क्या दर्शाता है कि राज्य स्तर पर एक एकल गायन प्रतियोगिता हो रही है जिसमें कोई विद्यालय लड़कियों को वरीयता अधिक दे रहा है कि लड़कियां पहले। यह किस चीज को दर्शाता है? क्या एक प्रकार की वैश्विक प्रवृत्ति है? देखो वैश्विक प्रवृत्ति इसमें क्या होता है, व्यवसाय कुछ नहीं है, यह नहीं हो सकता।
परियोजनात्मक उपागम में लड़के और लड़कियों में कैसा भेदभाव नहीं होगा। प्रगतिशील चिंतन नहीं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़के और लड़कियों को लेकर के या लिंग भेद को लेकर के दिमाग में बनी हुई पूर्व की एक धारणाएं हैं, जिसके कारण लड़कियों को पहले किया एकल गायन में लड़कियां अच्छी गाती है तो लड़कियों को आगे ले लो, भाई गाने में लड़कियां होशियार होती है उनको आगे ले। ये पूर्व की धारणा एक पहले की थिंक बनी हुई है, पहले का विचार बना हुआ है, उसके आधार पर भी गाने में कितना मधुर आवाज जो होती है वो लड़कियों की होती है। हालांकि ऐसा नहीं है ना, लेकिन फिर भी होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना, मधुर भले ही हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद लड़कियों की आवाजें जो होती है वो कान में कर्कश पैदा कर देती है। लेकिन लड़कों की आवाज जो हो सकती है कि शुरुआत में कर्कश पैदा करे लेकिन लंबे समय तक सुना जा सकता है। इसीलिए लड़कियों की आवाज को कम सुना जा सकता है, लड़कों की आवाज को लंबे समय तक सुना जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में जब कभी भी हस्बैंड वाइफ वगैरह के झगड़े होते हैं ना, तो वाइफ घर से नहीं जाती, हस्बैंड बाहर निकल जाता है। वो क्यों निकल जाता है? वो झगड़ा कर सकता है लेकिन आवाज नहीं सुन सकता। तो ये एक पूर्वाग्रह है कि नहीं उनकी आवाजें अच्छी होती है तो वही गाएगी। तो लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण जो है दोस्तों यहां पे क्या किया जा रहा है, लड़कियों को वरीयता दी जा रही है। तो वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। लीजिएगा, एप्टीट्यूड वाला प्रश्न था, हालांकि वो नवीन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए होंगे, ध्यान रखना। नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, वापस आकर वे छात्रों को भ्रमण पर चर्चा करते हैं, यह प्रदर्शित करता है। एक कोई लड़का है नवनीत, या शिक्षक है जो भी है, नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को किसी क्षेत्र के भ्रमण पर लेकर के गया था और वापस जब लौट करके आया तो उसी विषय वस्तु के ऊपर वो चर्चा करने लगे। ये किस आकलन को दर्शा रहा है? ये सीखने के लिए आकलन काट दो, क्योंकि सीख करके आ चुके हैं बच्चे, ये नहीं होगा। आकलन का सीखना नहीं, आकलन के लिए सीखना नहीं, सीखने के लिए सीखने का आकलन, कि बालक ने क्षेत्रीय भ्रमण पर क्या जाना है, क्या सीखा है, उसका वो आकलन करना चाह रहा है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथे वाला उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए प्रयुक्त उपकरण नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है जो आप एफए के अंतर्गत नहीं दे सकते हो, रचनात्मक आकलन के अंतर्गत उस उपकरण का प्रयोग नहीं कर सकते? बताइए। सबसे पहले मौखिक परीक्षा। भाई बालक की क्रिएटिविटी जाननी है, आपको रचनात्मकता जाननी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? भाई मौखिक प्रश्न पूछ के तो जाना जा सकता है। बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के अंदर ध्यान रखना, हमेशा ज्ञान केवल ज्ञानात्मक पक्ष का जो है जांच होती है, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष नहीं होते। मौखिक परीक्षा में भावात्मक क्रियात्मक दो तीनों पक्ष होते हैं। प्रोजेक्ट की बात करें या योजना की बात करें, इसमें भावात्मक क्रियात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष होते हैं, क्रिया भाव और ज्ञान तीनों पक्ष होते हैं। दत्तकार्य की बात करें दोस्तों, प्रोजेक्ट को हिंदी में अपन दत्तकार्य कह सकते हैं, इसके अंदर भी वही चीजें आती है, तीनों पक्ष होते हैं। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न में केवल ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं और केवल ज्ञानात्मक पक्ष से आप कभी भी एफए के अंदर उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन सभी पक्षों की जांच करता है। तो इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से या सबके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? बहुविकल्पी प्रश्न यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक यानी कि निर्माणात्मक, जिसको भी कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन एक ही होता है, आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग अपन संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि बच्चों का जब शुरुआत हो रही है, जब बालक सीख रहा है, उसके लिए मूल्यांकन में प्रयुक्त नहीं कर सकते? देखो, वार्तालाप कर सकते हैं, जब बालक सीख रहा हो तब वार्तालाप जायज बात है। समूह चर्चा भी जरूरी है जब बालक अधिगम कर रहा हो, प्रश्नोत्तरी भी जरूरी है। मानदंड संदर्भित परीक्षण, कि इसमें वही व्यक्ति बैठेगा जिसके अंदर ये योग्यता होगी, इसका उपयोग हम कभी भी संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन में नहीं कर सकते। मानदंड का प्रयोग नहीं, जब बालक सीख रहा हो तब किसी प्रकार का मानदंड नहीं हो सकता। तो प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा और वार्तालाप तो सही है। ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? मानदंड संदर्भित परीक्षण इसका उत्तर नहीं होगा। लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से 4 कथन दे रखे हैं, थोड़ा सा दिखने में ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझिएगा। रचनात्मक आकलन कभी संकलनात्मक हो सकता है, इस प्रकार विपरीत भी। मतलब ये कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन कभी, रचनात्मक आकलन कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है, या फिर संकलनात्मक आकलन कभी रचनात्मक आकलन भी हो सकता है। ये दोनों बातें सही है। भाई जो आपका अंतिम मूल्यांकन है उसमें रचनात्मकता आ जाती है, या पहले मूल्यांकन में आप वो चीज पूछ लेते हो जो आप अंतिम में पूछना चाहते हो। जैसे देखिएगा, ये कह रहा है कि रचनात्मक आकलन के अंदर कभी भी हम वो चीजें लेते हैं जो मेन परीक्षा में हमें पूछनी है, बच्चों को पहले ही तैयार करवा लेते हैं। या रचनात्मक मूल्यांकन में हमने जो चीज सीखी है उसको कभी कभी हम मुख्य परीक्षा में पूछ लेते हैं, अंत वाली परीक्षा में पूछ लेते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो इसने सत्य कथन कहा है, तो यह तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन दूसरी पढ़ लो,
संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर और अभिन्न अंग है। संकलनात्मक आकलन निरंतर नहीं होता है, अंत में होता है, यह कथन असत्य है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि को श्रेणीबद्ध करना है, नहीं, उसकी रचनात्मकता की जांच करना है, यह भी असत्य कथन है। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, बिल्कुल नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो आपके शिक्षण से पहले भी होती है और अनुदेशन के बाद में भी हो सकती है। अनुदेशन से पूर्व भी रचनात्मक लिया जाता है, अनुदेशन के बाद में भी लिया जाता है, तो यह भी असत्य कथन है दोस्तों। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? आपके पहले वाला सही हो जाएगा। लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको। एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। वह देखो, एक कोई टीचर है या एक कोई शिक्षक है या शिक्षिका है, वो अपने बच्चों की अवबोधना का मतलब क्या होता है? अवबोधनात्मक प्रतिबिंब का मतलब समझ की सोच, कितना समझ, अवबोध का मतलब समझ से है, प्रतिबिंबित यानी कि बालक कितना सोच करके किसी चीज को जान सकता है या समझ सकता है, करता है। तो वो क्या कर रहा है? विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथन गति से जागृत कर रहा है, रचनात्मक आकलन कर रहा है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं को सार लिखने के लिए क्षमता का परीक्षण कर रहा है, या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों का विकास प्रयास कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों यानी कि मेन बिंदुओं को विकास का प्रयास कर रहा है, नहीं, यानी कि यहां उपलब्धि का काम नहीं कर रहा है। शिक्षक तो यह जान रहा है कि बालक अपनी सोच को किस तरीके से अपने साथ लेकर के चलते हैं, कैसा बालक सोच सकते हैं, क्या इसके ऊपर कर सकते हैं। अवबोधनात्मक प्रतिबिंब का मतलब तुम क्या कर लेते हो, ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों, किस स्तर तक बालक जा पा रहा है, किस तरीके से बालक, ये रचनात्मक एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के अंतर्गत है, उपलब्धि के अंतर्गत नहीं आएगा। छात्रों की मुख्य बिंदुओं को सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रखा है कि मेन पॉइंट पे बच्चे कितना लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी उत्तर नहीं होगा। रचनात्मक आकलन कर रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई बालक कितना समझता है इस चीज का आप आकलन कर रहे हो, कितनी इसकी सोच है, तो ये एक प्रकार की रचना है, एक प्रकार की क्रिएटिविटी है, रचनात्मक आकलन होगा। विद्यार्थियों की स्मृतियों का मंथन नहीं है, मंथन है यहां पे ना, मंथन गति से जागृत कर रहा है, नहीं, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बहुत टफेस्ट प्रश्न है आज, मैंने आपको पहले कहा था आज की क्लास के बहुत भारी प्रश्न है, टिक भी नहीं पाओगे हल्के फुल्के स्टूडेंट तो। निम्न में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? यह कह रहा है कि ब्लूम ने जो पुनर्संशोधित अपना वर्गीकरण किया था, उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था, जो मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा है जो मूल्यांकन के क्षेत्र को दर्शाता है? किसके अंदर? जब एक तो ब्लूम ने पहली अवधारणा दी थी और उसको पुनः संशोधित किया था, संशोधित करने के बाद इनमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो मूल्यांकन के क्षेत्र या मूल्यांकन के एरिया को दर्शाती है? ऑप्शन एक है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। क्या यह मूल्यांकन को दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा है। किसी समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, क्या यह मूल्यांकन को दर्शा रहा है? हल्का फुल्का सही हो सकता है। प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। आंकड़ों का मूल्यांकन कैसे करोगे? मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि सोच, समझ, अवबोध, ज्ञान, क्रिया सबका आंकलन करें, ये तो 100% नहीं हो सकता। वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना कि चीजों को कैसे श्रेणीबद्ध बांट सके, इसके लिए कुछ नई टेक्निक्स, या नूतन का मतलब नया, किसी नई चीज का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये दूसरा वाला ही सही होगा, किसी समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, कि कोई व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कितना सुसंगत तर्क कर सकता है, यह मूल्यांकन को दर्शाता है। तो यहां पे बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? एक कोई प्रश्न पूछा है कि कोई टीचर्स है, वो टीचर्स अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं, तो इन चार में से कौन सा मार्ग उन सबके लिए अच्छा या श्रेष्ठ रहेगा, आपको यह बताना है। ऑप्शन एक, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। विद्यालय की एक टाइम लिमिट्स होती है, आप वहीं तक बैठोगे, आप देर तक क्यों बैठोगे, आपको जितनी सैलरी मिल रही है उतना बैठोगे, है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको तो काट दो, ऐसे ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते।
उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। कि बार बार बालक कौन सी त्रुटि कर रहा है तो बार बार उसका संशोधन करना चाहिए। आप कितना भी संशोधन कर लो उससे क्या हो जाएगा, बालक को संशोधन समझ में आना चाहिए। आप किसी गलती को बार बार करें, ई की मात्रा बड़ी लगा, ई की मात्रा बड़ी लगा, आप कॉपी में बड़ी लगा के दे रहे हो, लेकिन बच्चा समझ ही नहीं रहा है कि बड़ी कहां लगानी, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, त्रुटि का सुधार नहीं हो सकता। इसको भी अपन को काटना पड़ेगा। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती, ये सही हो सकता है। आपको क्या करना है कि उन त्रुटियों को सुधारना जो बालक को समझ में ही नहीं आ रही है। जैसे बालक छोटी ई और बड़ी ई में अंतर क्यों नहीं कर पा रहा है, तो यदि आपको इस चीज का समाधान करना है तो बालक को यह समझाना पड़ेगा कि बड़ी ई में कहां पे जो है आपका वेट ज्यादा लगता है, या किस स्थिति में बड़ी मात्राएं आती है और किस स्थिति में छोटी मात्राएं आती है। यदि आप उसका ये कंसेप्ट क्लियर करोगे तो बच्चे की त्रुटि अपने आप दूर हो जाएगी। सामान्य बालक कौन सी गलती कर रहा है तो उसका जो मूल कारण है उसे उस त्रुटि को दूर करना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य होगा यह कथन। लेकिन अगर त्रुटि संशोधन की प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, संशोधन तो होना चाहिए, यह नहीं होगा। तीसरा वाला आंसर मेरे दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, है ना। घबरा नहीं रहो प्रश्नों से, ऐसे प्रश्नों से आपको एग्जाम में टकराना है। आकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। यानी कि एक आकलन लिया जा रहा है, प्रोसेस चल रही है, उसमें देविका नाम की लड़की, उसकी जो उत्तेजना है वो ऊर्जापूर्ण है, वो एकदम एक्टिव है, अच्छी। जबकि राजेश की जो उत्तेजना है वो अनुत्साही है, वो इतना उत्साही नहीं है। यानी कि देविका मतलब जो है वो ऊर्जापूर्ण, एकदम जोश में है, उत्साही है, जबकि राजेश जो है वो अनुत्साही है। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर जो है वो किससे संबंधित है, इन दोनों की भावनाओं के बीच में जो अंतर आ रहा है ये किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 समय अंतराल। क्या ऐसा है कि देविका का एग्जाम आकलन पहले हो रहा है और मेरा बाद में हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है? देखो, आपको समय अंतराल की इसमें कोई भूमिका नहीं है, इसको अपन काट देते हैं। भावनाओं की पराकाष्ठा की, देविकाओं की भावनाओं की जो सोच है वो अच्छी है या राजेश की कमजोर है, नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों की भावनाओं में कैसे, भावनाओं का डेवलपमेंट तो शिक्षक करता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होगा। अनुकूलता का स्तर ये सही होगा। देविका उस आकलन में अपने आप को अनुकूलित कर रही हैं, जबकि राजेश उस आकलन में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से राजेश जो है वो अनुत्साही है और देविका जो है वो क्या है, उत्साही है। ये बिल्कुल सही है। विचारों का घनत्व के देविका के विचार ज्यादा अच्छे हैं या राजेश के कमजोर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये अनुकूलता का स्तर, भाई जो अंतर है क्या, अनुकूलता का स्तर की, इसकी देविका की अनुकूलता का स्तर राजेश की तुलना में अधिक है, वो अपने आप को अधिक एडजस्ट कर पाती है, जबकि राजेश जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। अनुकूलता का स्तर, इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, है ना, इसीलिए मैं आपको वो कभी ऐसे प्रश्न लाने नहीं चाह रहा हूं दोस्तों कि है ना, बताओ मापन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार, कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, मौखिक परीक्षा के दोष बताओ, इसकी ये सब आपको पता है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको पता नहीं है, और ऐसे प्रश्नों से जब आप आओ तो कैसे टकराओगे, कैसे उनका उत्तर निकालोगे। देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्न के द्वारा समर्थित किया गया। ये कह रहे हैं कि आपके एक ऑप्शन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई है, हालांकि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मूल्यांकन से टच है तो पूछ ले। मान लो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा, भाई किसके अलावा, व्यापक शब्द के अलावा निम्न के द्वारा समर्थित किया गया। कि इनमें से व्यापक शब्द को छोड़ करके किस सिद्धांत ने पूरे सतत मूल्यांकन यानी कि निरंतरता का समर्थन किया। दो शब्द सतत और व्यापक, ये कह रहा है व्यापक शब्द के अलावा निम्न के द्वारा समर्थित किया गया। कि व्यापक को छोड़ करके, तो व्यापक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सतत बचेगा। तो सतत का समर्थन किसने किया था, आपको यह पूछ रहा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत की अपन बात करते हैं दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत व्यापकता को दर्शाता है, हम लोगों को पता है दोस्तों, याद आ रहा हो थोंडाइक, तो यह नहीं हो सकता। फिर आता है आपका निर्देश प्रसंस्करण का सिद्धांत, या इसको सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत सततता को दर्शाता है कि रोज सूचनाएं ग्रहण करना। संक्रमण का सिद्धांत यह निरंतरता को दर्शाता है। भाई आज बच्चे ने क्या किया, 1 घंटे बाद क्या किया, 2 घंटे बाद क्या किया, कल क्या किया, यह निरंतरता को दर्शाता है। तो यह हो सकता है। भाई गिलफोर्ड की बात करें, बुद्धि संरचना का सिद्धांत नहीं होगा। इसके बाद में थर्स्टन की बात करें दोस्तों, यह भी नहीं होगा। यह प्रश्न देखिए साइकोलॉजी में से निकाल करके सीसी में डाल करके पूछ लिया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसे प्रश्न जो 2 बिंदुओं को टच कर रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान रखना, परीक्षा में वो प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। देखो ना, मनोविज्ञान और सीसी को कैसा इंक्लूड कर दिया है ना। तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला, वो कौन सा हो जाएगा, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत।
कि बालक एक सूचना का प्रकरण जो तैयार करता है कि बार बार इंफॉर्मेशन जो अपन इंक्लूड करते हैं, उनका जो अपन चार्ट निर्माण करते हैं, ये निरंतरता को दर्शाता है। तो यहां पे जो काम करता है दोस्तों वो कौन सा रहेगा, इसको अपन निर्देश प्रसंस्करण का सिद्धांत भी कहते हैं और सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने डॉट डॉट आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डॉट 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 के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। के लिए संबंध, यानी कि आपको पढ़ना है, क्या उत्तर ऐसे होगा, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुभवों के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। या फिर के लिए सब में से में दूसरा ऑप्शन है, सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुभवों के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। या फिर सीखने का आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच भिन्नता के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या इसका आंसर सही होगा? तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे शब्द आएगा आपके के लिए। क्या शब्द आएगा दोस्तों? सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब यहां पे शिक्षण दोस्तों, सरल भाषा में अनुदेशन का मतलब क्या हो जाएगा? शिक्षण। तो आकलन और शिक्षण के बीच संबंध को दर्शाता है। भाई किससे प्रभावित होता है कि आपके मूल्यांकन और आपके शिक्षण के बीच में कितना दृढ़ीकरण हुआ है, इससे जो है आपका सीखना प्रभावित होता है। तो यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? के लिए संबंधों के द्वारा, संबंधों दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो वहां पे के लिए आएगा, यहां पे संबंधों आएगा। ए वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही। भाई शिक्षण और आकलन में क्या संबंध है? इनके दृढ़ीकरण द्वारा ही तो सीखना प्रभावित होता है। भाई आपके आकलन से तो पता चलेगा आपने कैसे सीखा है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, यही तो सीखने को प्रभावित करता है। तो आपके आकलन और शिक्षण यानी कि आकलन और अनुदेशन दोनों के बीच में कितना गहरा संबंध है, यही सीखने को क्या करता है दोस्तों? प्रभावित करता है। आज घबरा जाओगे आप, भग नहीं जाओ तब, है ना? क्या लेकर के आ गए गुरुदेव आज तो। मान बाद में धीरे सरल सरल आ जाएगी। वैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप एक शिक्षा बोर्ड के क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। तो इससे हम क्या कहेंगे? आप कौन सी बोनसा बनाएंगे? मतलब आप किसी एरिया में क्या हो दोस्तों, आप शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में जितने भी विद्यालय आती है उनकी संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए आप योजना बनाएंगे। वो किस प्रकार की योजना होगी? क्या वो उच्च स्तरीय अभिसारी होगी, उच्च स्तरीय अपसारी होगी? अपसारित कैसे होगी? भाई आप एक बड़े स्तर पर कुछ काम कर रहे हो, इसको तो छोड़ दीजिए भाई अपसारी, क्योंकि आप कैसे छोड़िए। अभिसारी का मतलब क्या होगा? एक नियंत्रित क्षेत्र में काम करो, अपने क्षेत्र में, क्या सभी क्षेत्र के लिए आप थोड़ी कर रहे हो, अपने क्षेत्र के लिए करो। अपसारी वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। निम्न स्तरीय होगी या उच्च स्तरीय होगी? देखिए जब कभी भी आप छोटे स्तर पर हो, जैसे विद्यालय के आप प्रिंसिपल हो, अगर आप कोई बना रहे हो तो निम्न स्तरीय अभिसारी होगी। लेकिन आप एक अधिकारी हो तो ये उच्च स्तरीय अभिसारी योजना होगी। कौन सी होगी दोस्तों? बड़े स्तर पर आपके अंदर बहुत सारे स्कूल आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो और वहां पे जो योजना बनेगी उस योजना वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो क्या याद रखोगे? वो योजना होनी चाहिए उच्च स्तरीय अभिसारी। अपसारी और अभिसारी में अंतर आप जानते हो कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब क्या होता है। तो यदि यहां पे शिक्षा बोर्ड की जगह पे आप एक शिक्षक होते हैं और योजना बनाते हैं तो मैं यहां पे कर देता निम्न स्तरीय अभिसारी, है ना। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जा सकता? कि वर्तमान में जो आपके आकलन के लिए जो परीक्षाएं हो रही है, बाह्य परीक्षा जो होती है उसमें किस विशेषता को शामिल नहीं किया जा सकता? नीचे से देख लेते हैं। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों और शिक्षकों के अभिभावकों के बीच सौहार्द होना चाहिए। यह कोई बाह्य परीक्षा के अंतर्गत इंक्लूडेशन नहीं है, आपकी वर्तमान की परीक्षा प्रणाली को नहीं दर्शाता है। शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, भाई क्यों विचार करना चाहिए, ये भी नहीं दर्शाता है। लेकिन नहीं दर्शाता ये देना, ये तो दर्शा रहा है। अधिगम में केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना, भाई केवल शैक्षिक पक्ष पर बल क्यों दोगे, सभी पक्षों के ऊपर बल देना चाहिए, ये नहीं दर्शा रहा है। ये सब तो सही है। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल देना, ये भी बिल्कुल सही है। यह सही नहीं है वो कौन सा है? केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना नहीं, बल्कि क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष के ऊपर भी अपन को बल देना चाहिए। लो आ गया आपका प्रश्न शांत हो जाओ थोड़ा सा ना। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी? एक अच्छे परीक्षण की ये सब विशेषताएं होती है जिसके ऊपर अपन कल चर्चाएं कर चुके हैं दोस्तों। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में मुख्य रूप से पर बल देता है। किसके ऊपर बल देता है? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर काट दो, ये नहीं है। कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों के उच्च स्तर या अगली कक्षा में ले जाने के लिए, ये भी नहीं है दोस्तों। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में या बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। तो सतत मूल्यांकन क्या है? लगातार परीक्षण करने में नहीं,
व्यवहार का सतत अवलोकन करने के ऊपर ये क्या देता है दोस्तों, जोर देता है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में नहीं, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, बालक क्या कर रहा है इसका सतत अवलोकन करने के ऊपर जोर देता है। निरंतर अवलोकन, निरंतर मूल्यांकन पर जोर देता है। परीक्षण शब्द नहीं आएगा यहां पे, सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंदर सुझाव नहीं है, एफए के अंदर कौन सा सुझाव नहीं है, आपको यह बताना है। देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है स्रोत आधारित विश्लेषण, कि आप किसी चीज के स्रोत इकट्ठे करो और उसके आधार पर विश्लेषण करो, क्या सही है, ये रचनात्मक कार्य बिल्कुल सही है। मॉडल एवं चार्ट रचनात्मक कार्य। अधिक आवृत्ति में परीक्षण लेना, बार बार आवृत्ति में परीक्षण लेना, क्या ये एफए में नहीं, बार बार नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन हमेशा होता रहता है। तो ये आवृत्ति के ऊपर जोर नहीं देता, ये इसका, ये नहीं पूछा, ये इसका उत्तर। प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग करना, ये भी रचनात्मक कार्य। तो कौन सा नहीं है, अधिक आवृत्ति, यानी कि जितना हो सके उतना बार बार परीक्षा लेना, उसके ऊपर आपका एफए जो है वो सुझाव नहीं देता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत की बात की इसने, सीबीएसई की। सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि है, नहीं है, सामान्य होता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यह बिल्कुल सही है। अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, नहीं, इसके लिए नहीं होता है। ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने पर बल देता है, नहीं। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, सीखने के लिए आकलन। जब बच्चा जैसे कोई बच्चा सही उत्तर दे रहा है, परीक्षा नहीं ले रहा, पूछोगे ऐसे कैसे होगा, बच्चे ने अपने दिमाग से कोई चीज बताई, आपने उसको बोला शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये क्या है, सीखने के लिए आकलन। बीच बीच में ट्राई करना, सब्जी बनाते बनाते बीच में चखना, मैंने कोई ज्यादा तो नहीं डाल दिया, ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, मैंने बिल्कुल सही नमक डाला। तो ये अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को क्या देता है दोस्तों, ये बढ़ावा देता है। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता किसको दी जाती है, शिक्षण बिंदु को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को या शिक्षण को। तो ध्यान रखने, मूल्यांकन का मेन काम भी है शिक्षण के उद्देश्य को, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति कितनी हुई है उसके लिए हम क्या लेते हैं, मूल्यांकन लेते हैं। तो यहां पे शिक्षण उद्देश्य को क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन 1, विद्यालय आधारित आकलन क्या है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। निरंतर परीक्षण कहां होता है, काट दो। परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी के ऊपर केंद्रित है, बिल्कुल नहीं है। विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वो कभी भी परीक्षा या परिणामों की तकनीक पर आधारित नहीं है। क्या आंकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, कि भाई बालकों को कम जो है कंट्रोल में रखता है कि तुम्हें किस चीज का आकलन होना है और किस चीज का आकलन नहीं होना, ये बच्चों को नहीं बताया जाता, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो 3 नहीं, तो चौथा वाला सही होगा। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, कि बालक की क्रिएटिविटी को बढ़ाते हुए, छोटी छोटी बातों को सिखाते हुए उनका जो मूल है उसको मजबूत करता है दोस्तों। मेन चीज यानी उसकी जो मुख्य जो सीखने का लक्ष्य है उसकी क्या करता है दोस्तों, प्राप्ति करता है। तो 4th वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द से क्या अभिप्राय है, संज्ञानात्मक या सहसंज्ञानात्मक, दोनों सही है। यानी कि शैक्षिक संज्ञानात्मकता का मतलब क्या हो गया, शैक्षिक, सहसंज्ञानात्मकता का मतलब क्या हो जाएगा, सहशैक्षिक। ये दोनों गतिविधियां जो हैं आपके व्यापक मूल्यांकन के अंदर समाहित रहती हैं, जिसकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें यह कह रहा है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए ज्यादा उपयोगी क्यों है, ऐसा क्या फर्क है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। ऑप्शन 1, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकता है, बिल्कुल संज्ञानात्मक क्षेत्र का किया जा सकता है। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये मूल्यांकन सतत एवं व्यापक दोनों क्षेत्र में होता है, दोनों सही है, उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है जो सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है, डेली मूल्यांकन करता है, रचनात्मक मूल्यांकन करता है, योगात्मक मूल्यांकन करता है, सारी बातें यहां पर सही हो जाएगी। थक तो नहीं गए हो रहे, बारी बारी प्रश्न आज है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन नहीं, सतत मूल्यांकन तो आप कहीं भी ले सकते हो, सहशैक्षिक गतिविधियों के विद्यालय का कोई रोल नहीं है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, तनाव को कम करता है, यह एक विद्यालय आधारित। अच्छा, ये क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये तो सही है। ये विद्यार्थियों में तनाव कम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है, शिक्षकों का क्या बोझ बढ़ता है, शिक्षकों का बोझ और घट जाता है सतत मूल्यांकन में। बालक का विकास करना आसान हो जाता है, सर्वांगीण विकास करना थोड़ा सा दूसरों की तुलना में और आसान। तो शिक्षक का जो काम है वो घटता है, बढ़ता कभी भी नहीं है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके लिए लाइन है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन 2, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा
सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है, हर सोमवार को परीक्षा लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परियोजना कार्य देना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारे बच्चों को एक ही कार्य दे सकते हो। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनको सूक्ष्म अवलोकन या करना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं। ये कह रहा है कि इसके लिए सबसे बढ़िया उत्तर है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं कि विद्यालय के ये बच्चे हमारे हैं, इन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आकलन जो करते हैं शिक्षक, वो बच्चों को अपना मानते हैं, उस विद्यालय के अंदर अपने स्वामित्व या अपने अधिकार को मानते हैं और फिर उस कार्य को करते हैं ताकि बच्चों का जो विकास हो सके वो अच्छा हो सके। भाई, एक शिक्षक कक्षा कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है। भाई, ये क्या कर रहा है? एक शिक्षक कक्षा कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह शिक्षक क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि एक शिक्षक जो क्या करता है, पूरे कक्षा कार्य को एक जगह पर इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद में बालकों को पढ़ाता है, उसके बाद में एक योजना बनाता है, एक पाठ योजना बनाता है कि अपने अगले पाठ में शिक्षार्थियों की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सके या समायोजित कर सके। तो ये शिक्षक क्या कर रहा है कि सीखने के समय आकलन करना है, सीखने का आकलन करना है, सीखने के रूप में आकलन करना है या सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो यहां पे भी सीखने के लिए आकलन, मैं बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकूं इसका पता लग, सीखने के लिए मैं अच्छी सब्जी कैसे बना सकता हूं, इसके लिए सब्जी टेस्ट करो, सीखने के लिए आकलन होगा। चौथा वाला उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? बताइए, लघु उत्तरीय, मुक्त उत्तरीय, है ना, सत्य असत्य या निबंधात्मक? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? देखिए, लघु उत्तरीय नहीं है ना। मुक्त उत्तरीय का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको उत्तर नहीं देना है, लेकिन बंद मुक्त है। मुक्त वाले प्रश्नों को अपन यही कहते हैं, बंद मुक्त है ना, मुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर बंद मुक्त। बंद मुक्त का मतलब हो जाता है आपके लिखने वाले प्रश्न, ये भी वस्तुनिष्ठ नहीं है, निबंधात्मक प्रश्न भी नहीं है। सत्य असत्य वाले प्रश्न जो है वो किसमें आएंगे? आपके वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आएंगे। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। एक टीचर है जो परीक्षा के लिए पेपर बना रहा है या प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा है, निर्माण करने के बाद में ये सोचता है कि यह परीक्षण जो है वास्तविकता में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्यों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये उसके मन में जो चिंता आ रही है वो किसके बारे में चिंता कर रहा है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में सोच रहा है, वैधता के बारे में सोच कर रहा है, प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता। दोस्तों याद रखो, जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया है उसी उद्देश्य का मूल्यांकन लेना वैधता कहलाती है। बताया था ना, जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया है उसी उद्देश्य का मूल्यांकन लेना वैधता कहलाती है। तो यहां पे शिक्षक वैधता के बारे में चिंतन है कि उस उद्देश्य की पूर्ति ये पेपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है या कुछ चेंज करूं, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति करना ही वैधता है, ध्यान रखना। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? वैधता। समझना पड़ता है प्रश्न को दिमाग लगा के। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय के अंदर जो आकलन होता है वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपको ये इसका क्या बताना है दोस्तों? उत्तर बताना है। जैसे देखिएगा, आकलन बहुत फिकायती या मितव्ययी होना चाहिए, है ना, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम, बाहर निकाय की जो परीक्षाएं होती है उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन 2 को देखिएगा, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, क्या इसके लिए विद्यालय आधारित होना चाहिए? या फिर बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालय आधारित जो आकलन होता है उसमें क्या होता है कि बाहर के जो शिक्षक पेपर बनाते हैं उनको विद्यालय के वास्तविक बच्चों की योग्यता के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए वहां जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको वहां के बच्चों की वास्तविक योग्यता या वास्तविक सक्षमता का पता होता है। तो इसीलिए किस सिद्धांत पर काम करता है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो बाहर से पेपर बनाने वाले होते हैं उनकी तुलना में शिक्षक शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं और जानते हैं, और इसी सिद्धांत के आधार पर आपके विद्यालय आधारित आकलन लिया जाता है। ए वाला उत्तर यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों। डॉट 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 क्या आएगा के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, यानी कि एक को छोड़ करके बाकी सारी लाइन सीखने के लिए आकलन को बढ़ावा देती है। कौन सी लाइन है देखिएगा, उस चीज को अपन को पहचाना है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, यह सीखने के लिए आकलन नहीं, सीखने के लिए, है ना, ये तो बिल्कुल सही है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, क्या ये? ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं, उत्तर यही होगा भाई। ये तो कह रहा है पढ़ाए गए विषय का मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को बार बार कहना, ये तो सीखने के लिए आकलन होगा। ये कह रहा है संभावना होती बार बार परीक्षाएं लेना, बिल्कुल नहीं।
यह नहीं होगा। इसने कहा एक को छोड़कर, इसी को छोड़कर शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण के लिए कहना, यह भी सीखने के लिए कि आप अंदर से कितना सीख सकते हो, आपका आंतरिक ज्ञान कितना है, आपका पूर्वाग्रह क्या है, बताओ, यह भी बिल्कुल सही है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, यह भी सही। यहां पे आपका उत्तर सही जो होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। मूल्यांकन के कितने सोपान होते? देखिए परीक्षा में जब आया था तब 5 माना गया था, क्योंकि इसके व्यवहारिक सोपान जो होते वो तो होते 5, लेकिन संख्यात्मक रूप से जो इसके सोपान होते हैं दोस्तों वो होते हैं 3। लेकिन इसका उत्तर पहली बार 5 माना था, जब ना तो यहां पे संख्यात्मक लिखा है ना व्यवहारिक। तो ऐसा प्रश्न आए तो आपको भी 5 करना है, लेकिन व्यवहारिक रूप से पूछे तब भी 5 करना है। लेकिन पूछ ले कि संख्यात्मक रूप से मूल्यांकन के कितने सोपान होते तो फिर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 को जब अपन बढ़ाते तो 5 हो जाते हैं। ये चीज याद रखना, व्यवहारिक रूप से 5, संख्यात्मक रूप से 3। न व्यवहारिक लिखा है ना संख्यात्मक रूप है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपना 5 वाला उत्तर सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। सत्र के अब मूल्यांकन लेना, अर्धवार्षिक परीक्षा, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। इकाई को काटो, सत्र को काटो, ये दोनों नहीं होगी। बताओ निदानात्मक मूल्यांकन सीसीई के अंतर्गत कोई पार्ट है क्या? नहीं, उसके बाद होता है अर्धवार्षिक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी कौन सी है? हाफ ईयरली एग्जाम ले लो, जिससे बच्चों का एक रचना योगात्मकता का पता चल जाता है कि पिछले 6 महीनों में या 5 महीनों में बच्चे ने क्या सीखा है, जिसको पर योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निम्न में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सी चीजें जो मूल्यांकन को प्रदर्शित कर रही है? राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मूल्यांकन है, बिल्कुल है। मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, मूल्यांकन है। श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, मूल्यांकन है। उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। तीनों परिणाम है, परिणाम अपने आप में क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। तीनों उपयुक्त सभी यहां पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? उद्देश्य नहीं है, यहां पे वस्तुनिष्ठ, ये ऑप्शन ही गलत लिख दिया इन्होंने। यहां पे क्या हो जाएंगे आपके? वस्तुनिष्ठ। कि बालकों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के हेतु आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? निबंधात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, लंबे वाले प्रश्न पूछने चाहिए, लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ। तो रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करती है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछोगे वो समझ पर आधारित होंगे, वो रटने पर आधारित नहीं होंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं समझने पर बल देती है, निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती है वो रटने पर बल देती है। तो यहां पर आपका उत्तर जो सही निकलेगा मेरे दोस्तों वो कौन सा निकल जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कोई बात सोचना भी मत कि मैं कुछ कहूंगा, मैं प्रश्न टू प्रश्न अकॉर्डिंग टू हमारा काम है कंटेंट कंप्लीट होना। 50 प्रश्न लेकर के आए वो कंप्लीट होना। प्रश्न थोड़े भारी हैं आज, ये मैं मान रहा हूं। प्रश्न थोड़े कठिन है, ये भी मैं मान रहा हूं। आपको समझ में कम आ रहे होंगे, ये भी मैं मान रहा हूं, क्योंकि इन प्रश्नों से आप कभी टकराए नहीं है, लेकिन पुरानी परीक्षा में पूछे गए, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयी प्रणालियों का कुछ उदाहरण है। इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण जो ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन सबको प्रदर्शित करता है दोस्तों? कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण करना कि बालक कौन सी स्थिति में, क्या ये ग्रेडिंग ही नहीं आ रही इसके अंदर? तो आलेख पत्र यानी कि रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, इसमें भी कुछ नहीं है भाई। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन की गणना करना, यह दर्शा रहा है भाई। परीक्षा में उत्तर पत्रों का मूल्यांकन की प्रक्रिया, नहीं ये सही है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि में आकलन की गणना विधि, ये क्या कह रहा है कि उसमें ग्रेडिंग, देखो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का पता लगा कि आप ग्रेड भी दे रहे हो, कोड भी दे सकते हो, अंकन भी दे सकते हो, क्रेडिट भी दे सकते हो। तो यहां पे अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, ये इस चीज को दर्शाती है कि आप क्रेडिट, अंकन, कोडिंग या ग्रेडिंग क्या देना उन बच्चों को चाहते हो। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस प्रकार से सहायता करता है? एक अधिगमकर्ता यानी कि बालक जो सीख रहा है उसकी उपलब्धि का आप आकलन कर रहे हो, तो एक शिक्षक को किस प्रकार में मदद करता है, किस प्रकार सहायता करता है? ऑप्शन 1 शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का समूह बनाने में। ये तो आप कभी नहीं करोगे भाई। आप ग्रुप कैसे बना सकते हो? शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, इससे क्या हो जाएगा? आकलन से सूची कैसे तैयार करोगे? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, यह सही हो सकता है, लेकिन पहले वाला ज्यादा सही है कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कि हमने जो बालकों को पढ़ाया है वो कितना प्रभावी रहा है, इसका पता जो पता चलता है वो किससे चलता है? मूल्यांकन से चलता है, आकलन से चलता है। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन करने के शिक्षकों को क्या फायदा होता है? शिक्षकों को यह फायदा होता है कि हमने कितना बढ़िया सिखाया या कितना बच्चा सीख पाए, इसका हमें पता चल जाता है। अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन हो जाता है। ए वाला आंसर यहां पे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो सीसीई को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन 1 यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है, यह सत्य है, यह उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन 2 यह विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, वो शिक्षा के अलग अलग शैक्षिक और शैक्षिक सभी गतिविधियों के ऊपर ध्यान देता है, बिल्कुल सत्य कथन है।
यह बच्चों के दिमाग खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है? नहीं, ये बच्चों को ऐसा थोड़ी करता है तू खराब है, तू अच्छा है, तू बुद्धिमान है, इसको चिन्हित करता है? नहीं, ग्रेडिंग देता है ताकि बच्चों के अंदर भेदभाव ना आए। इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, ये भी सही है। असत्य कथन कौन सा है? तो ये तीसरा वाला कथन जो हो जाएगा वो सीसीई के बारे में क्या होगा? गलत होगा। लीजिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है, मत सूची भी है, सभी सही है। सभी प्रश्नावली की आपकी प्रविधि कहलाएगी, मूल्यांकन की प्रविधि कहलाएगी। उपयुक्त सभी मूल्यांकन की प्रविधि है ना। मूल्यांकन की प्रविधि मैंने आपको पढ़ा रखी है। वह आकलन जो अनुदेशन का संपल अर्थ क्या होता है? शिक्षण। वह आकलन जो शिक्षण के दौरान या शिक्षण से पूर्व किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने एक लाइन बनाई थी कि रचनात्मक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जो अनुदेशन से पूर्व भी किया जा सकता है, अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के बाद भी। अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व जो किया जाता है उसको अपन रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब ऑप्शन काट रहा था तीसरे चौथे प्रश्न के अंतर्गत। तो यहां पे आपका उत्तर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन सही हो जाएगा। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहलाते हैं? वो कह रहा है कि परीक्षण जो शिक्षण के दौरान, ऐसा परीक्षण जो पढ़ाते समय योजना बनाने और बालकों के निदान करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसको भी हम रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। क्योंकि जो दौरान कि बालकों को पढ़ते पढ़ते प्रश्न पूछना, नहीं समझ में आ रहा है, टेक्निक्स चेंज कर देनी, ये क्या है? अनुदेशन के दौरान योजना बनाना। या नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या का क्या कर दिया आपने? तरीका, समस्या के समझ में नहीं आ रहा है तो आपने अपने तरीकों का चेंज कर दिया। ये क्या कर दिया? उपचार कर दिया। तो निदान के लिए और पढ़ाते समय योजना बनाने के लिए किस प्रकार का आकलन जरूरी होता है? रचनात्मक आकलन। ये दौरान और पूर्व दोनों तरीके में चलता है दोस्तों। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है भाई? केवल बालक की तर्क संगति का मूल्यांकन करना। केवल वाले उत्तर कभी सही नहीं होते, मैं आपको यही कह रहा हूं। केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना नहीं, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना नहीं, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना सीसीई का क्या माना जाएगा? उद्देश्य माना जाएगा। ऑप्शन बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? सीसीई के बारे में से कौन सा कथन यहां पे गलत है उसको आपको छांटना है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सही है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, यह भी सही है, उत्तर नहीं होगा। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग होता है, यह भी सत्य है। असत्य कथन कौन सा है? कि निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। और सतत मूल्यांकन लिए इसलिए जाता है कि समस्या के कारणों को पता लगा करके उनको दूर किया जा सके। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? मैंने आपको कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें मूल्यांकन की सभी अच्छी विशेषताएं पाई जाती है। उसमें विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता भी होती है। ये व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता उसके अंदर नहीं पाई जाती। इसने पूछा कि कौन सी नहीं होती, तो क्या बताओगे मेरे दोस्तों? व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयुक्त आने वाली विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का आपको मूल्यांकन करना है कि बच्चे ने कितना सीखा, तो विद्यालय के अंदर उपयोग आने वाली विधियां इनमें से कौन कौन सी है? परिमाणात्मक और निरीक्षण। देखो परिमाणात्मक है लेकिन निरीक्षण नहीं है। परिमाणात्मक और गुणात्मक दो ही विधियां होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक कहते हैं अपन उसको, उपलब्धि की दो ही विधियां होती है। तो मात्रात्मक विधि यहां पर कौन सी हो जाएगी आपकी? गुणात्मक। मात्रात्मक विधियां कौन कौन सी होती है? मौखिक, लिखित और कौन सी हो जाएगी आपके? प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक में कौन से आता है? वही चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, निरीक्षण, साक्षात, है ना, ये जितनी भी विधियां आती है आपके, केस स्टडी, देन घटनावृत्त वगैरह, ये जितनी भी विधियां आती है वो सारी की सारी कौन सी हो जाएगी आपके? ये तो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है दोस्तों। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है। लीजिएगा, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण को बदलाव लाती है वे कौन सी है? ये कह रहा है कि शिक्षक और बालक के बीच में एक ऐसी संवाद वाली प्रक्रिया है जो सीखने के वातावरण के अंदर चेंजेस लेकर के आ जाती है, वो कौन सी है? मूल्यांकन, आकलन या दोनों? तो दोनों यहां पे सही होगा दोस्तों, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत भी आपके शिक्षक और बालक के बीच में एक संवाद है जो भले लिखित रूप में हो रहा हो, और आकलन में हो सकता है मौखिक रूप से भी होता हो। तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में, दोनों के बीच में एक संवाद है जो शिक्षक के एक वातावरण को निर्माण करती है कि बालक ने कितना सीखा है और अब आगे मुझे जो है बालक को कैसे सिखाना है। तो एक और दो दोनों कथन यहां पे सही होंगे। शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि यदि आप बालकों को शिक्षण कार्य कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उससे पहले क्या जरूरी है? ऑप्शन एक कि अधिगम के लिए पूर्व आकलन कर लेना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कि पहले आकलन कर लेना चाहिए। आकलन हल्का फुल्का कुछ करने के बाद करो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए, है ना, आवश्यक है कि अधिगम का आकलन कर लिया जाए या रुचियों का आकलन कर लिया जाए। देखो बातों तो सारी सही है, लेकिन सबसे पहले इंटरेस्ट,
क्योंकि जब तक बालक के अंदर अभिरुचि नहीं होगी तब तक उसकी अभिक्षमता नहीं आ सकती। आपकी अभिक्षमता उसी काम में अधिक होती है जिसमें आपकी अभिरुचि अधिक होती है। यदि आपकी अभिरुचि नहीं है इसका मतलब अभिक्षमता भी आपकी नहीं होगी। तो यहां पे ध्यान रखना कि रुचियों का आकलन पहले कर लेना चाहिए शिक्षण कार्य से पहले। बालक का इंटरेस्ट है कि नहीं इस चीज का पता पहले लगा लो, फिर बालक को पढ़ाओ। जो मूल्यांकन कार्ड किसी पाठ्य पुस्तक के स्तर का निर्धारित करता है वह है, और दोस्तों ये कहां आ गया प्रश्न, ये आपके काम का नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका नाम है हंटर स्कोर कार्ड, है ना। देखिए जो मूल्यांकन कार्ड किसी पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारित करता है, ये कार्ड बनता है कि ये पाठ्य पुस्तक जो है वो किस कक्षा के बालकों के लिए या किस कक्षा तक या किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होगी, उसे कहते हैं अपन हंटर स्कोर कार्ड। तो ये कह रहा है कि जो मूल्यांकन कार्ड किसी पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारित करता है कि ये पाठ्य पुस्तक किस स्तर की है, ये स्तर को निर्धारण करने के लिए कार्ड का निर्माण किया जाता है जिसका नाम क्या है आपके हंटर स्कोर कार्ड, जिस पर यह पता चलता है कि इस पुस्तक का लेवल जो है वो कितना है। और इसके अंदर एक प्रश्न ये भी आपका साथ साथ पढ़ लो, हंटर स्कोर बोर्ड के आधार पर एक पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने में भाषा की शैली का आकलन इसके लिए बिंदुओं में होगा। यानी कि एक हंटर स्कोर बोर्ड से आप किसी पुस्तक का स्तर का पता लगा रहे हो और आपको भाषा की शैली का आकलन करना है, तो उसके लिए कुल कितने बिंदुओं का निर्माण किया गया है। तो भाषा की शैली का आकलन करने के लिए हंटर स्कोर बोर्ड के अंतर्गत 100 का निर्माण किया गया। दोनों प्रश्न आपके काम के नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा उद्देश्य जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं कहलाता है। विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का निर्माण करना, विद्यार्थियों को समझना या छात्रों को विभिन्न प्रतियों को समझने के योग्य बनाना। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। विद्यार्थियों को में जागरूकता उत्पन्न करना भी सही है, ज्ञान का निर्माण करना भी सही है, विद्यार्थियों को समझना भी सही है, छात्रों की विभिन्न प्रतियों को समझने योग्य बनाना भी सही है। ये प्रश्न ऐसे कैसे आ गया भाई, ऐसा प्रश्न कैसे हो सकता है इसके अंतर्गत, है ना, कि जिसके अंदर चारों के चारों ऑप्शन आपको क्या मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं, है ना। इसके अंतर्गत आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। आपसे प्रश्न ये पूछा है, ऑप्शन पूछने के बाद में सारे के सारे ऑप्शन भी इसके अंदर अपन को क्या लग रहे हैं दोस्तों, सत्य लग रहे हैं, मुख्य उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य, अच्छा आप बालकों को पढ़ा रहे हो, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूकता उत्पन्न करना, यह शिक्षण का उद्देश्य, ज्ञान का निर्माण करना भी है, छात्रों के विभिन्न प्रतियों को समझने योग्य बनाना भी है। विद्यार्थियों को समझना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, विद्यार्थियों को समझना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, विद्यार्थियों को समझाना शिक्षण का उद्देश्य है। यहां ध्यान रखना भी, बहुत बारीक चीज दे दी थी इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल 3 वाला उत्तर सही हो जाएगा। संकलित, वितरित, अधिगम तथा पूर्ण अंश विधियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। संकलित, वितरित, अधिगम तथा पूर्ण अंश विधियों का प्रयोग, संकलित, वितरित, अधिगम, यानी कि सिंपल सी भाषा में देखिएगा, पूर्ण से अंश विधियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बालकों की स्मृति को बढ़ाने के लिए, अधिगम कराने के लिए, अभिप्रेरणा देने के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए। पूर्ण से अंश, पहले पूर्ण चीज बताओ फिर छोटी चीज बताओ, अधिगम के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अधिगम के लिए। ये थे आज की क्लास के स्मार्ट प्रश्न जो मैंने आपको 50 मिनट के अंदर अंदर करवा दिए। 1 घंटा भी पूरा नहीं लिया, थोड़ा मैं फास्ट भी चला था, प्रश्न आज थोड़े भारी थे क्योंकि मैं मतलब केवल बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए मैं नॉर्मल प्रश्न नहीं ला सकता। पीडीएफ के लिए आप उसी टेलीग्राम पेज पर चले जाइए, 5 बजे जो है आपके शैक्षिक परिदृश्य की क्लास पढ़ ली होगी, 8 बजे साइकोलॉजी की 9 की शिक्षण वीडियो की अपनी क्लास आ रही है जिसको आप रेगुलर इसी टाइम पे मिलेगी। अब टेलीग्राम पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ और हमारे क्लास का शेड्यूल जो है वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां से आप ग्रहण कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड राधे राधे।